नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आज के इस अंक की शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना से। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत प्रारंभ प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके साथ ही इसका उद्देश्य लागत को कम करने और पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था। प्रारंभ में इसे 4 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था, लेकिन बाद में कुछ संशोधनों के साथ इसका विस्तार कर दिया गया। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार की बजाय प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए जारी रुपे कार्ड पर निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आय सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की अब तक की उपलब्धियां। अब तक 40 करोड़ 35 लाख प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 63.6% खाते खुले हैं। वहीं महिला खातों की हिस्सेदारी 55.2% है। लगभग 8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक कई योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करते हैं। बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्र आदि जैसी बैंकिंग संपर्क बिंदुओं का पता लगाने के लिए जन धन दर्शक ऐप लॉन्च किया गया है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के मूल सिद्धांत। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई ई-केवाईसी को प्रेरित करना, इसके साथ ही शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क वसूली आदि के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, निशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ स्वदेशी डेबिट कार्ड के जरिए असुरक्षित को सुरक्षित करना, सूक्ष्म बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर गैर वित्त पोषित का वित्त पोषण करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य 6 स्तंभ हैं। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। पहला स्तंभ है बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा स्तंभ है प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाता। तीसरा स्तंभ है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और चौथा स्तंभ है क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण और 5वां स्तंभ है सूक्ष्म बीमा तथा छठा और अंतिम स्तंभ है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना को निष्क्रिय तभी माना जाता है जब ग्राहक 2 वर्ष से अधिक समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं करता है। अगली खबर पूर्वोत्तर से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पारित किया है। आपको बता दें कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये विशेष उपबंध अनुच्छेद 244 के तहत किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों और 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें व्यापक विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम भी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रों को छूट प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम भी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रों को छूट प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने इस संकल्प में जनजातियों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक विधियों, भू स्वामित्व आदि के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 371H में संशोधन करने की भी मांग की है। दरअसल अनुच्छेद 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। हालांकि इसे 6ठी अनुसूची के समान संवैधानिक लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 371H राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है। ऐसे सुरक्षात्मक तंत्र के अभाव में अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में अपनी संस्कृति से अलग होने और भूमि से विस्थापित होने का भय व्याप्त है। संविधान के अनुच्छेद 371 से 371J में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 371A नागालैंड से, 371B असम से, 371C मणिपुर से और अनुच्छेद 371D और E आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 371F सिक्किम से संबंधित है, जबकि 371G मिजोरम से और 371I गोवा से और 371J कर्नाटक से संबंधित है।
अगली खबर आरबीआई से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आकस्मिकता निधि में धन अंतरित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आकस्मिकता निधि में 73,615 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। इस अंतरण के बाद आरबीआई के रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स की संयुक्त क्षमता अब 13.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। आपको बताते हैं आरबीआई के विभिन्न रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स। आकस्मिकता निधि ये विशिष्ट प्रावधान अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिकताओं को पूर्ण करने से संबंधित है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास और विनिमय दर नीति परिचालनों से उत्पन्न जोखिम और प्रणालीगत जोखिम और रिजर्व बैंक पर लागू विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न जोखिम शामिल हैं। आरबीआई का मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा यानी CGRA करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये अकाउंट मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला अकाउंट है निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा विदेशी प्रतिभूतियां, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज IRAFS। ये विदेशी पोस्ट डेटेड प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त यानी अनरिलीज्ड लाभ या हानि से संबंधित है। आरबीआई के इस अंतरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में केंद्र सरकार को आरबीआई द्वारा लाभांश अंतरण में 67.5% की कमी आई है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत से कोयले के प्रयोग को शीघ्रता से त्यागने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि यदि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जीवाश्म ईंधन की बजाय नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ण करता है तो भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में एक वास्तविक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। आइए अब जानते हैं इस वक्तव्य के मुख्य अंश क्या रहे। कोयले पर वक्तव्य देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को सचेत किया है कि कोयले की नवीन नीलामी अनुत्पादक होगी क्योंकि भविष्य में कोयले की कोई आर्थिक व्यवहार्यता नहीं रहेगी। भारत में वर्ष 2022 तक 50% कोयला अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा और वर्ष 2025 तक ये मात्रा बढ़कर 85% हो जाएगी। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के संबंध में भारत की उपलब्धियों और वर्ष 2030 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुँचाने के इसके लक्ष्य की सराहना की है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन में निवेश की तुलना में 3 गुना ज्यादा रोजगार सृजित करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि यदि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य का उल्लंघन होता है तो भारत को जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत द्वारा अधिक तीव्र हीट वेव्स, बाढ़ और सूखे, जल संकट में वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन में कमी का सामना किया जाएगा। ये सभी सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति के संदर्भ में भारत के समक्ष बाधा उत्पन्न करेंगे। वहीं ईंधन सब्सिडी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर भारत द्वारा दी जा रही सब्सिडी स्वच्छ ऊर्जा पर सब्सिडी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा है। अगली खबर कॉमन वोटर लिस्ट यानी एकल मतदाता सूची से संबंधित है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निर्वाचनों के लिए एकल मतदाता सूची यानी कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने पर चर्चा की शुरुआत की है। कई राज्यों में पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए बनी मतदाताओं की सूची संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बनी सूची से अलग होती है। इस अंतर का कारण ये है कि निर्वाचन 2 अलग अलग संवैधानिक निकायों द्वारा करवाए जाते हैं। अनुच्छेद 324 के उपबंध 1 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्यों और विधायकों के चुनाव करवाता है। वहीं अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के प्रावधानों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ बिना किसी समन्वय के पंचायती चुनावों के लिए अपनी स्वयं की वोटर लिस्ट बना सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नामावली को अपनाते हैं। आइए जानते हैं एकल निर्वाचन सूची के लाभ। इससे श्रम और व्यय के दोहराव से बचाव होता है और मतदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि कई बार एक सूची में तो उनके नाम दर्ज होते हैं लेकिन दूसरी में नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2 विकल्पों पर चर्चा की है और 243 ZA में संशोधन किया जाए या फिर राज्य सरकारों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अपनाने के लिए सहमत किया जाए। गौरतलब है कि विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग भी वर्ष 1999 और 2004 में इसकी सिफारिश कर चुका है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य संचालन नियम 2019 अधिसूचित किया। इन नियमों के तहत पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अधीन होंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का उसकी कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उपराज्यपाल और एक मंत्री के बीच मतभेद के मामले में मंत्रिपरिषद को एलजी के निर्णय को ही स्वीकार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही जम्मू और कश्मीर विधायिका के साथ एवं लद्दाख को विधायिका के बिना 2 संघ राज्य क्षेत्रों में बांट दिया गया था। चुनौती यानी चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है। ये कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद पैदा होने वाली चुनौतियों के समाधान पर काम करेगा और इसका मुख्य फोकस भारत के Tier 2 शहरों पर होगा। ये दरअसल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की व्यापक इंक्यूबेशन योजना है। इसका विजन भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक का सीड फंड यानी प्रारंभिक वित्त पोषण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें इंक्यूबेशन सुविधाएं, परामर्श, सुरक्षा परीक्षण सुविधाएं आदि शामिल हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसरण में केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमशीलता को गति प्रदान करने और महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर विपणन करने और साथ साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है। हाल ही में विश्व बैंक ने EODB रैंकिंग तैयार करने के लिए प्रयुक्त डेटा में अनियमितताओं की सूचना प्रदान की है। ये 190 अर्थव्यवस्थाओं तथा उपराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर चयनित शहरों के संबंध में व्यावसायिक विनियमों और उनके प्रवर्तन के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करती है। ये अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कुशल विनियमन की दिशा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनमें सुधार के लिए जरूरी मापकों को आधार प्रदान करती है। साथ ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक परिवेश में रुचि रखने वाले शिक्षाविदों, पत्रकारों, निजी क्षेत्र के शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत ने 190 देशों में 63वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें पिछले साल की तुलना में 14 स्थानों की वृद्धि हुई है। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस या निद्रा रोग। हाल ही में टोगो इस रोग को समाप्त करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बन गया है। टोगो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा घाना, बेनिन और बुर्किना फासो से लगती है। ये दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैली हुई है। ये एक व्यापक उष्णकटिबंधीय रोग है। ये एक संक्रमित सीसी मक्खी ग्रोसिना जीनस के काटने से फैलता है, जो अफ्रीकी महाद्वीप की देशज प्रजाति है। ये 36 उपसहारा अफ्रीका देशों में एक स्थानिक रोग है। महात्मा अय्यमकाली। इनका जन्म 28 अगस्त 1863 को हुआ और इनका निधन 18 जून 1941 को हुआ। महात्मा अय्यमकाली ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर यानी वर्तमान के केरल में एक समाज सुधारक थे। वे अस्पृश्य पुलाया जाति से संबंधित थे और उन्होंने अपने जीवन काल में जातिगत भेदभाव का सामना किया था। उन्होंने साधु जन परिपालन संगम की स्थापना की थी, जो कि निर्धनों की सुरक्षा के लिए एक संघ था, जिसके माध्यम से वे अपने स्वयं के विद्यालयों के संचालन के लिए धन जुटाया करते थे। वे त्रावणकोर की विधानसभा के सदस्य भी बने थे, जिसे श्री मूलम लोकप्रिय सभा या प्रजा सभा के नाम से जाना जाता था। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके तहत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को 1 वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ संयोजित किया जाता है, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक संरचित संलग्नता स्थापित करते हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं एवं प्रथाओं का ज्ञान राज्यों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ावा देगा, ताकि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके। इस पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।